कोई भी बच्चा जिसको भूख लग रही है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो रोएगा। मोबाइल फ़ोन तो मैं समझता हूँ कि 5 साल तक बच्चे को ना ही दें, वही सबसे अच्छी चीज़ है। जी। उनको ग्रो करने दीजिए जो इनका नेचुरल प्रोसेस है। मम्मियाँ क्या करती हैं कि बहुत छोटे-छोटे बच्चों को 1 से 5 साल तक के ही बच्चों को फ़ोन दे दिया और उनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ रहा है, वो लगातार फ़ोन देख रहे हैं। तो क्या इतनी कम उम्र में जो इतना स्क्रीन टाइम है, वो आँखों पे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डालता है? तो इसके क्या मतलब ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? कई बार ऐसे होते हैं बच्चे प्रीमैच्योर उनका जन्म होता है। हुँ। अब वो उनका प्रीमैच्योर जन्म हो रहा है तो नॉर्मली जो रेटिना पूरी तरह से बननी चाहिए, वो उन बच्चों में बन नहीं पाती है। नमस्कार, मैं हूँ दीपमाला पांडे और आप लोग का सभी का स्वागत है हमारी आज की पॉडकास्ट सीरीज़ बियॉन्ड लिमिट्स द स्टोरीज़ ऑफ इंक्लूजन में। और आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर विशी श्रीवास्तव, जो कि कॉर्निया, कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं। खुशलेप हॉस्पिटल में एज अ प्रैक्टिशनर वो वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन जो सर से ही चाहूँगी कि सर प्लीज़ थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशी श्रीवास्तव है। जैसे मैम ने बताया, मैं कॉर्निया, कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन न्यू दिल्ली से हुई थी और मेरी फाइनल फेलोशिप दैट इज़ फॉर 3 इयर्स मैंने एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद से की थी। अभी मैं फॉर द लास्ट 2 इयर्स खुशलोक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ एज़ अ कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बहुत अच्छा। और सबसे पहले बात है कि आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और जो आपने बताए बड़े भारी भरकम से शब्द लगे कि कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जन, कैटरैक्ट, तो थोड़ा-सा सिंपल लैंग्वेज में आप अगर इन्हें एक्सप्लेन कर दें, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, कि कॉर्निया एग्ज़ैक्टली क्या होता है, हमारी आइज़ का कौन-सा पार्ट होता है और कैटरैक्ट क्या होता है, या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं आप, तो उसमें किस तरह की सर्जरी होती है? तो थोड़ा-सा हम इस पे बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़, कॉर्निया और रेटिना सेपरेट चीज़ें होती हैं, ये दोनों एक चीज़ नहीं होती है। कॉर्निया आँखों का वो हिस्सा होता है जहाँ से लाइट पीछे पर्दे की तरफ जाती है, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं द गेटवे ऑफ द आई। यहाँ से लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद लेंस में आई, उसके बाद रेटिना, फाइनल रेटिना में फ़ोकस किया, जिसके ज़रिए अच्छा। वो दिमाग में जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे मैं आँखें देख पा रही हूँ आपकी, तो इसमें मुझे ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, तो क्या ये जो पोर्शन दिख रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, वो यही है या वो इसके अंदर हैं? ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। जो ब्लैक पार्ट है, उसकी जो फ्रंट की लेयर है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये मोस्टली ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जी। जब भी लाइट आती है, कॉर्निया के थ्रू आती है। उसके बाद एक अपर्चर होता है, उसको प्यूपिलरी अपर्चर बोलते हैं, वहाँ से लाइट होके रेटिना में फोकस करती अच्छा, अच्छा। और कैटरैक्ट फिर क्या है? कैटरैक्ट एक जो फिजियोलॉजिकली हमें जो भगवान ने जो एक कुदरती लेंस दिया है, अगर नॉर्मली वो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, जी। विद एज या कोई सिस्टमिक कंडीशन जैसे डायबिटीज़ या और भी कुछ चोट लग गई, तो उस वजह से वो जो लेंस होता है वो हुँ। ओपेसिफाइड होने लगता है या वो सफ़ेद रंग का होने लग जाता है। जी। इस सफ़ेदी को हम कैटरैक्ट बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेंस होता है इस अच्छा, चीज़ को। मतलब वो जी। डेंस हो जाता है, जी, उसमें जो जी, लिक्विड जी, है जी। लिक्विड ही होता होगा जी, आई थिंक। जी, जी, जी। तो वो लिक्विड जो है वो डेंस जी, होने जी, लग जी, जाता है, तो उसकी बिल्कुल। वजह से आई साइट के इश्यूज़ हो जाते इश्यू हैं फिर। होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आई साइट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जब बच्चा मतलब पैदा ही हुआ है, तब भी हो सकता है उसको विज़न रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो उस टाइम पे अगर उसको कुछ विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत छोटा है, तो एक नॉर्मल पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता, बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है। तो फिर नॉर्मल पेरेंट कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है इसको विज़न रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है? मतलब कुछ सिम्पटम्स होते हैं कि उनको किस टाइम पे कि हाँ, जी, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, अब मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी। तो वो क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं जो ध्यान रखने चाहिए किसी को भी? अ, देखिए, जो सबसे पहले बच्चों की विज़न को प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर सके, वो मदर होती हैं। अगर आप देखें, तो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर एक फ़िक्सेशन होता है। हुँ। जैसे वो मदर को देखता है, तो उसकी लाइट एक जगह वो फ़िक्स करता है अपनी आई को। तो अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है फ़िक्स, या
मान के चलिए वॉन्डरिंग ऑफ द आई बॉल उस चीज़ को बोलते हैं कि आई बॉल इधर उधर घूम रही है और वो एक जगह फिक्स नहीं कर पा रहा है, तो ये ज़रूर एक रेड फ्लैग साइन होता है मदर या पेरेंट्स के लिए कि आई चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉर्निया में पुतली में सफ़ेदी हो जाती है तो ये तो सबसे इजी वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ अभी कॉर्नियल प्रॉब्लम है, इसमें हम आई स्पेशलिस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए हमें। अब इसके भी देखिए बहुत कारण होते हैं कि बच्चों में क्यों कम दिख रहा है। जी। जैसे कई बार ऐसे होते हैं बच्चे प्री मैच्योर उनका जन्म होता है, अब वो उनका प्री मैच्योर जन्म हो रहा है तो नॉर्मली जो रेटिना पर पूरी तरह से बननी चाहिए वो उन बच्चों में बन नहीं पाती है। हम्म। अगर वो बन नहीं पाती है तो जो भी लाइट आ रही होती है वो वहाँ पे फोकस नहीं कर पाती है, जिससे विजन प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। पहले के समय में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज के समय में इंजेक्शंस, लेजर्स, इनफैक्ट सर्जरीज भी हो रही हैं एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल के बच्चे, उससे कम बच्चों में, जो कि विजन रिस्टोर कर रही हैं। अच्छा। अगर कॉर्निया में सफ़ेदी होती है, पुतली में सफ़ेदी होती है, तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो कंजेनाइटल होता है। कंजेनाइटल मीन्स बच्चे को जन्म से ही, जब माँ के पेट से निकला उसके बाद से ही पुतली में सफ़ेदी है। एक इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं। इन्फेक्टिव कॉजेज में माँ के पेट से निकलने के बाद बच्चे को इन्फेक्शन कुछ उसी ज़रिए से ट्रांसमिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हर्पीज़ हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, या रूबेला वायरस, या टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब नाम होते हैं इस तरीके के। ये बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं जिस वजह से पुतली में सफ़ेदी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंजेनाइटल कैटरैक्ट बहुत कॉमन कॉज होता है। अच्छा। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ही कैटरैक्ट जन्म से ही हो रहा है, तो ये सबसे इजी इसमें आइडेंटिफिकेशन यही होता है कि मदर ही बता पाती है कि बच्चा क्या आपको देख पा रहा है, या जब आप उसको खिला रही हैं या कुछ कर रही हैं तो उसके बाद बच्चा आपको ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। अच्छा, ओके, कि मतलब अगर किसी भी तरह की सफेदी दिख रही है तो वो तो रेड फ्लैग है ही। जी इसके अलावा अगर वो अपनी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है जी या चीजों पे अपनी आई साइड आई बॉल्स को फिक्स नहीं कर रहा जी है, जी, तो फिर एक रेड फ्लैग है, हमें जाना एब्सोल्युटली, चाहिए। बिल्कुल अच्छा, तो बिल्कुल। ये अगर जैसे बच्चा छोटा है, हम्म, अगर उसको स्क्विंटिंग का प्रॉब्लम है जी और ये वो फिक्स नहीं कर रहा है, जी। तो दोनों में क्या कुछ डिफरेंशिएशन है? कुछ स्क्विंट्स देखिए, ये मान के चलिए 90-95% स्क्विंट्स ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होते हैं। 5% स्क्विंट्स होते हैं जिसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। स्क्विंट्स कुछ ऐसे, काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि विद एज अपने आप ठीक होने लग जाते हैं, या वो ग्लासेस से भी करेक्ट हो जाते हैं, या वो प्रिज्म से भी करेक्ट हो जाते हैं। अगर देखिए इन चीज़ों से करेक्ट हो रहे हैं, बच्चे की आंख सीधी हो रही है, तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर इससे क्लियर नहीं हो रहे या आंख सीधी नहीं हो रही तो उसमें सर्जरी में जाया जा सकता है। बट हाँ, अगर स्क्विंट है तो इसमें ज़रूरी ये है कि अगर बच्चे की आंख टेढ़ी है, चश्मा और प्रिज्म लगाने के बाद भी, तो डेफिनेटली सर्जरी में जाने से बिल्कुल भी हिचके ना। इसका भी साइकोलॉ फिजियोलॉजी ये होती है। नॉर्मली अगर आप आई बॉल इमेजिन करें, यहाँ पे अगर आई फोकस कर रहा है, अगर बच्चे की आई टिल्टेड है, ऐसी है, तो फोकस तो यहीं पे ही जा रहा है। बच्चे की आई घूम गई तो हल्के हल्के करके बच्चे की आई में विजन डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो अच्छा। बेटर होता है कि आप उसको आई को सर्जरी करा के अपनी जगह सीधी ला दें उससे। डॉक्टर साहब, मैं जैसे ये जानना चाह रही थी कि आजकल मॉडर्न टाइम है, और इस मॉडर्न टाइम में मम्मियाँ क्या करती हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को, 1 से 5 साल तक के ही बच्चों को फोन दे दिया, और उनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ रहा है, वो लगातार फोन देख रहे हैं। तो क्या इतनी कम उम्र में जो इतना स्क्रीन टाइम है वो आंखों पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है? तो इसके क्या मतलब ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? अ, सिर्फ आंखों पे ही नहीं, इन जनरल बच्चे का ग्रोथ प्रोसेस जो होता है वो किसी फॉर्म में डिले तो होता ही है। जी। अब आप देखिए, कोई भी बच्चा है जो कि मोबाइल फ़ोन देख रहा है, उसकी माँ उसको एक मोबाइल फ़ोन दे रही है चुप होने के लिए, तो बच्चों की टेंडेंसी ये है कि रील्स देखना, छोटे छोटे रील्स आ रहे हैं उसको जल्दी जल्दी आगे देखते रहते हैं। उसमें जो अटेंशन स्पैन जो नॉर्मली बच्चे का एक अच्छा होना चाहिए, वो अटेंशन और कंसंट्रेशन स्पैन घट के बहुत कम हो जाता है। तो ये ओवरऑल सिर्फ आई के लिए ही नहीं, ये तो मतलब इन जनरल पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी
मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है जो अच्छा। कि ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ, तो मैंने देखा है कि क्या इसकी वजह से मतलब बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है, कम उम्र में चश्मे लग रहे हैं, इस जी, तरह की भी समस्याएं आ रही हैं क्या? बच्चे देखिए उनकी टेंडेंसी होती है कि वो दूर से नहीं देखते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो लोग एकदम पास आके देखते हैं। कुछ बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कि लेट के देखते हैं। अब वो लेट के देख रहे हैं, उनको भी स्क्विंटिंग की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। डेफ़िनेटली अगर इतना फ़ोन पास से देख रहे हैं तो चश्मे का नंबर आने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू द बच्चे जो कि बाहर खेल रहे हैं। काफ़ी ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं जिन्होंने ये चीज़ प्रूव की है कि जो बच्चों का बाहर खेलने का जो ड्यूरेशन जिनका ज़्यादा होता है, उनको आँखों में चश्मे का नंबर कम आता है। अगर आता भी है तो भी थोड़ा कम ही आता है कंपेयर टू द बच्चे जो कि हमेशा मोबाइल फ़ोन में ही रहते हैं। तो डेफ़िनेटली आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मोबाइल फ़ोन तो मैं समझता हूँ कि 5 साल तक बच्चे को ना ही दें वही सबसे अच्छी चीज़ है। जी। उनको ग्रो करने दीजिए जो इनका नेचुरल प्रोसेस है। जो मॉडर्न फूड्स हैं, क्या जो फास्ट फूड हम इतने खा रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, तो वो हमारी हेल्थ को तो किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर ही रहे हैं, जी, स्पेशली बच्चों के। और बच्चे भी फास्ट फूड के एकदम दीवाने से हो गए हैं। जी, तो क्या फास्ट फूड का किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जी। आईज की हेल्थ पे इफेक्ट हो अ, रहा है क्या? फ़ास्ट फूड देखिए खाने के बाद बच्चे को जो नॉर्मली खाना खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है। हम्म, अब अगर नॉर्मल खाने में मान के चलिए उसको ग्रीन वेजिटेबल्स हम बोलते हैं खाने के लिए या कैरेट्स बोलते हैं जिसमें विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है, कुछ में विटामिन डी अच्छे होते हैं, डी3 अच्छी होती है, सब आँखों के लिए अच्छे होते हैं। अगर बच्चे का पेट भर ही जाएगा पूरा ये जंक्स खाने के बाद, तो वो याली जो अच्छी चीज़ें हैं वो कैसे डेवलप कर और ये सिर्फ़ अभी हैबिट फॉर्मिंग चीज़ बन जाती है। अगर हमने बच्चे को दे दिया कि भई आप पिज़्ज़ा या बर्गर वग़ैरह ये सब खा रहे हैं, तो उसका अभी नहीं आगे चल के भी उसकी टेस्ट वैसे ही डेवलप हो जाता है, तो वो आगे कभी भी हेल्दी फूड्स की तरफ जा ही नहीं पाता है। जी। तो मुझे लगता है कि बच्चे को टेस्ट पेट भरना हो तो उसके लिए पिज़्ज़ा या बर्गर या जंक फूड की तरफ ना जाएँ। उसमें तो बेटर यही होगा कि पहली चीज़ सब्ज़ी या हरी सब्जियाँ खिलाएँ। बहुत सारे पेरेंट्स की ये होती है कि खाता ही नहीं है बच्चा। अगर हम दें जी। कोई भी बच्चा जिसको भूख लग रही है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो रोएगा। थोड़ा-सा मन कठोर करके अगर बच्चे को वो जो वो चाह रहा है अगर ना दें उसकी जगह ग्रीन वेजिटेबल्स दें। शुरुआत में तो टफ होगा, हर पेरेंट्स को लगेगा कि भाई हाँ हमारे बच्चे ऐसा है इसकी हेल्थ नहीं डेवलप हो रही है, ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म ये हमेशा अच्छा ही रहेगा। मैंने रतौंधी के बारे में कई बार सुना है, और जी, स्पेशली गांव के एरिया में मतलब बहुत फेमस है जी, कि इन्हें रतौंधी है। जी। तो रतौंधी का क्या हमारे जो खाने पीने का स्टाइल है इससे कुछ कनेक्शन है क्या? अ, जो रतौंधी आप बात करें इसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं। इसमें अ, होता क्या है जो पेशेंट्स जिनको होता है उनको शाम के समय हल्का-हल्का कम दिखना शुरू हो जाता है और ये प्रोग्रेसिव होता है। जैसे अगर शुरुआत में हुआ तो आगे जैसी जो एज करेगा तो वैसी आगे। ये मोस्टली कंजेनाइटल होता है, बचपन से ही होता है। अच्छा। इनफैक्ट इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है अगर किसी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या रतौंधी है, तो सिर्फ़ उसको ही टेस्ट नहीं कराना चाहिए, उसके परिवार वालों को भी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कई बार फैमिली में भी रन करता है। अच्छा, तो इसका सिम्टम जो है वो स्टार्टिंग में ये कि उसको जब डार्क हो जाएगा उस समय उसको जी। धीरे धीरे कम दिखाई जी, देगा, जी, जी, और जी, फिर जी। वो प्रॉब्लम धीरे धीरे उसकी बढ़ती चली बढ़ती जाएगी। जाएगी तो क्या बिल्कुल। ये एज के हिसाब से होता है या बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, ऐसा कुछ है? अ, अगर किसी को है तो वो स्टार्टिंग बचपन से ही हो अच्छा, जाती बचपन से है, होगी। बचपन से हो जाती है। बस किसी को प्रोग्रेस जल्दी कर जाता है, कोई होगा जो कि 35, 40, 50 साल में उसको सिम्पटम्स दिखने लगेंगे। कुछ अच्छा। होंगे जिनको 60, 70, 80 साल के बाद दिक्कत होगी। तो इसमें अभी तो ऐसी कोई मेडिकेशंस या ऐसी कोई डिवाइसेस नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ डिवाइसेस एफडीए इन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल है, जो कि रेटिनाइटिस आरपी या रतौंधी के लिए काम कर सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी तो हमने बच्चों की बात की, तो यही समस्या जो है, इसी तरह का जो रूटीन है वो बड़े बच्चों का भी हो गया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि वो भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनका भी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बुक्स सब जी। टैब पे पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, तो उनका जो स्क्रीन टाइम इस तरह से बढ़ गया है, तो हम्म, उसका उनकी आइज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो हम्म, क्या इफेक्ट होता है? और फिर
मतलब क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत है आज जी की जी जी, स्क्रीन पे पढ़ना, तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिए, अगर आज के ज़माने में बोलें कि स्क्रीन टाइम इंडिपेंडेंस हम चाहते हैं, तो वो झूठ है। ऐसा हाँ कुछ नहीं हो सकता है। हर इंसान का स्क्रीन टाइम होगा, चाहे वो डॉक्टर हो। हाँ डॉक्टर ईएमआर में देखते हैं, मैं ईएमआर यूज़ करता हूँ, उसमें मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी है। कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते हैं, उनका स्क्रीन टाइम होगा। बच्चों की भी आजकल जो स्कूल में जा रहे हैं, उनको भी स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, मतलब। हाँ, लेकिन स्मार्ट टीवी आजकल स्मार्ट टीवी स्कूल्स आ में गए भी, हैं। हाँ जी। ये चीजें हैं। तो बट मुझे लगता है कि मिसलेनियस जो यूसेज है, मतलब जस्ट द स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स, या कोई मतलब कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो मतलब बिना सोचे समझे वो चल रही है, बस देख रहे हैं। मुझे लगता है वो जो इलॉजिकल यूज ऑफ स्क्रीन टाइम है या मिसलेनियस यूज ऑफ स्क्रीन है, उसको बहुत हद तक हम छोड़ छोड़ सकते हैं। इसमें भी हमें थोड़ा कॉन्शियस होने के लिए, कॉन्शियस अवेयरनेस जाना ज़रूरी है। कई ऐसी ऐप्स आती हैं फ़ोन में, हम्म। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, वो कहीं न कहीं अगर आप टाइमर सेट कर दें तो 15 मिनट्स का थोड़ा बीप दिखा देती हैं कि भई हाँ, अब यहाँ पे जो है आप स्टॉप स्क्रीन टाइम करिए, हाँ। स्टॉप कर लें। ये थोड़ा कॉन्शियसली किसी को भी अवेयर करती हैं। अगर देखिए, कुछ स्क्रीन टाइम है जिसमें भी हमें करना ही करना है, तो उसमें कई बार एक रूल आप फ़ॉलो कर सकते हैं, उसको 20-20-20 रूल बोलते हैं। अगर आप 20 मिनट के लिए स्क्रीन पे हम्म, लगातार बैठे हुए हैं, तो जी। 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर देखिए। ये अच्छा। इजी वे टू रिमेंबर है, क्योंकि इसमें आंखों को स्क्रीन में को मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम भी मिल जाता है। जी। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जब भी आप स्क्रीन यूज़ करें, आपका ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है। कभी आप पिक्चर हॉल मूवी से देख के आए, तो ब्लिंक रेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हम्म। जब ब्लिंक रेट कम हो जाता है तो उसकी वजह से ड्राइनेस भी होती है। अच्छा। तो उन केसेस में बेटर होता है कि 20-20-20 रूल फॉलो करें, जिससे आंखों की मसल्स को रिलैक्सेशन होने का टाइम भी मिल जाए, और उसके साथ ब्लिंकिंग भी प्रॉपर हो। हाँ ओके, मतलब हमें क्या करना है कि जब हम वो स्क्रीन देख रहे हैं, तो बीच में जब हमें लगे 15 to 20 मिनट्स के बाद थोड़ा जी सा स्क्रीन से हट करके आईज ब्लिंकिंग करें, जी और फिर सामने की तरफ जी देखें, जी है ना, जी जी जिससे जी। कि आईज जो है वो हमारी हाँ प्रॉपर हाँ, जो बिल्कुल। उसकी वेटनेस है वो बनी रहे, जी ड्राइनेस जी, नहीं आए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल तो इससे बिल्कुल। हमारी जो आईज की हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। जी तो एज अ कॉर्निया स्पेशलिस्ट, आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट पे ही काफ़ी काम करते हैं, और हमारा जो फील्ड है डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, और बहुत सारे मतलब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ में काम करती हूँ। कई बार मैंने ये देखा कि बच्चों की आई बॉल्स ही नहीं होती हैं बाय जी। बर्थ। तो जो बाय बर्थ अगर उनकी आई बॉल्स नहीं है, तो क्या उनके विजन लाने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास? अ, देखिए, अगर आई बॉल नहीं है, तो पहला तो हमारा गोल प्राइमरी ये होता है कि उस बच्चे को रिहैबिलिटेट करें। वो एक तरह से सोशल आउटकास्ट ना बन जाए, कि वो बच्चे को स्कूल जहाँ भी जा रहा है उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। इसके लिए रिहैबिलिटेटिव कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि सर्विसेज देते हैं, जी। जो कि सिखाते हैं कि कैसे आप रीड करें, मतलब कैसे वर्ड्स को आप हाथ से फील करके कोई सेंटेंस बना सकते हैं, किसी चीज़ का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ये होते हैं। अच्छा, इस टाइप की चीज होती है, मतलब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट एज मेडिकल सच नहीं अभी है? इन वे एक ट्रीटमेंट चल रहा है, हम्म। जो कि आपने शायद देखा ही होगा, एक न्यूरालिंक, इलॉन मस्क की कंपनी है। हाँ, मैंने थोड़ा सा उसके बारे में जी। एक बार पढ़ा था। जी जी। वो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं कि जिनकी विजन नहीं है, वो कैसे मतलब ब्रेन के ज़रिए किसी भी लाइट को परसीव कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको परसीव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैं जानना चाह रही थी कि अभी मैंने आई बॉल के लिए आपसे पूछा, तो कई बार क्या होता है कि कॉर्निया की वजह से भी विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं बच्चे, कभी 80% लॉस होता है, कभी 70% लॉस होता है। तो क्या कॉर्निया ट्रांसप्लांट से जो वो बच्चों का विजन लॉस होता है, तो वो क्या रिकवर हो सकता है, बच्चों का या किसी का भी, एडल्ट का भी वो रिकवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट जो बच्चे जिनको कॉर्निया वाइट हो गई है बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, या कुछ चोट लगी हो, या माँ के पेट से ही ऐसे हुआ है, अगर उनके पर्दा ठीक है और अगर उनका लेंस ठीक है, तो हम्म। सिंपल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से उन बच्चों की विजन काफ़ी हद तक रिस्टोर हो जाती है। जी। इनफैक्ट आपको जान के ये हैरानी होगी
कि अगर आप पूछें कि कौन ये आई डोनेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं शायद अगला क्वेश्चन आपसे यही जी पूछती कि एक क्वेरी होती है आई डोनेशन के बारे में, हम बहुत सुनते हैं कि हाँ आई डोनेट करी, तो लेकिन इससे ना रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कौन कर सकता है, एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, जी हेल्थ इश्यूज क्या मैटर करते हैं इन सब में। जी तो अगर आप प्लीज थोड़ा सा बताएंगे तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा जी होगा। देखिए, आई कोई भी कर सकता है प्रैक्टिकली। अगर आप रेंज की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो से 1 ईयर टू 70 ईयर्स या 1 ईयर टिल द टाइम ऑफ डेथ कोई भी इंसान है जो कि डोनेट कर सकता है। मैंने खुद ही एक 1.5 साल की बच्ची का कॉर्निया, हु इज़ नो मोर, उसका कॉर्निया एक इंसान में डोनेट किया है, मतलब ट्रांसप्लांट किया है। और जिनको किया है ट्रांसप्लांट, वो अगर देखिए तो वो 70 ईयर्स के हैं। तो 1 साल के बच्चे ने 70 ईयर ओल्ड की विजन रिस्टोर की है। इस तो इसका कोई बैरियर नहीं होता है कि इस एज में ट्रांसप्लांट होना चाहिए, इसमें नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब ये सुन के मुझे इतना इमोशनल और मोटिवेशनल चीज है ये, कि मतलब इतनी छोटी बच्ची, उसके पेरेंट्स जो हैं वो, उनको सल्यूट होना चाहिए कि जी उन्होंने उस कंडीशन में भी उसका आई डोनेशन करवाया जी और वो किसी के काम आ रहा है। जी मतलब बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी क्योंकि बात वरना है। हम आजकल देखते हैं कि कभी जैसे आई डोनेशन की बात भी करते हैं हम जी लोग कि आप आई डोनेट कर दीजिए आफ्टर डेथ या जो भी है, तो लोगों को थोड़ा सा एक डर होता है, बहुत कम इसके लिए अवेयरनेस है, या मतलब अंदर से बहुत कम लोगों जी की इच्छा होती है कि हाँ वो आई डोनेट करें। तो जी मतलब बहुत इंस्पायरिंग है, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत ही इंस्पायरिंग है कि एक 1.5 साल की बच्ची का कॉर्निया जो है वो उसके पेरेंट्स ने डोनेट किया, और वो एक 70 ईयर्स के किसी पर्सन को विजन दे रहा है। तो इससे ज्यादा इंस्पायरिंग तो शायद ही कोई स्टोरी हो सकती है। जी तो बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है, और मुझे लगता है कि हम एक पॉडकास्ट तो इस पे जरूर करेंगे कि क्या प्रोसेस हो सकता है, किस तरह से हम लोग डोनेट कर सकते हैं। बट जी अभी इंस्पायरिंग स्टोरी बहुत है, ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो इस तरह से जैसे हमारा फील्ड है, जो मेरा फील्ड है, जी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ काम करते हैं, बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं हमारे साथ। तो आपके पास क्या कुछ इस टाइप के आइडियाज हैं, सुझाव हैं, जिससे हम इन बच्चों की मदद कर सकें, कुछ इनके लिए हम लाइफ में कर सकें? आपके पास मतलब आप इसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो जी क्या कुछ ऐसा सजेशंस हैं आपके पास जो हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि बच्चों को हेल्प हो सके? जी जो बच्चा भी ब्लाइंड है, जिसके अंदर थोड़ी स्किल सेट है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो वैक्यूम होता है लाइफ में, ये होता है कि वो पैसे कैसे कमाएगा। हाँ बिल्कुल। उसके पास घर के में वो कहाँ से उसके पास पैसे आएंगे कि वो अपना घर चला सके। एक एक मतलब एक बिटर ट्रूथ है, लेकिन एक समय के बाद एक ब्लाइंड बच्चे के लिए पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, प्यार ज़रूर रहता है उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड टू दैट चाइल्ड नहीं रह पाते हैं। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए। जी जी। मैं तो समझता हूँ कि अगर एक बच्चे के अंदर या किसी भी बड़े के अंदर भी अगर एक स्किल सेट है, मान के चलिए एक छोटा सा एक बैग बना सकता है, जूट का बैग, जी तो हम अपने हॉस्पिटल में उस जूट के बैग को खरीद के जो भी पैसे उससे आ रहे हैं, उसको हम बच्चे की या तो एजुकेशन हो या उसकी जो जनरल वेलबींग हो, उसमें हम स्पेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट जिसके पास बैग जाएगा, वो भी आइडेंटिफाई कर सकेगा कि किसने इस बैग को बनाया, किस हाँ। विजुअली इम्पेयर्ड ने बैग को बनाया, और उसको कितना पैसा इससे उसके बाद जा रहा है। अच्छा। ओके। जी ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव भी हो सकता है कि इस तरह के बच्चे ही उस बैग को बनाएं। जी तो बच्चे को भी काफी बेनिफिट होगा, जी उसके लिए एक मतलब स्किल डेवलप होगा, जी और जी उसको एक अर्निंग मिल जाएगी। जी तो जी ये जी बहुत अच्छा है, और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आप इसमें हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जी जिन्हें इसमें हेल्प मिलेगी। जी तो ये अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। जी तो जी इसी के जी साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू विशु जी थैंक यू सो कि मच। आप आए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से किसी और टॉपिक पे, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जी तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल तो एब्सोल्युटली थैंक यू सो एब्सोल्युटली मच। तो थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग
आगे भी डॉक्टर विशी श्रीवास्तव से इसी तरह से जुड़े रहेंगे और बच्चों के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए और अवेयरनेस के लिए चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।